तो हम मेजर केजी में करते हैं, ना कि लीटर में करते हैं, ग्राम में करते हैं, ना कि एमएल में करते हैं। उसी तरह अगर लिक्विड के कोई कंपाउंड्स है, लिक्विड फेज में पाए जाने वाले कंपाउंड्स है, तो उनको हम लोग एमएल में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं। वैसा तो नहीं होता ना कि उन्हें हम केजी में मेजर करेंगे, टन्स में मेजर करेंगे, ये तो नहीं करते। ठीक उसी तरह केमिकल कंपाउंड को जब मेजर करने की बारी आई, तो फिर लोगों ने कहा कि कैसे इसको मेजर करें, क्योंकि यार केमिकल कंपाउंड्स में जो एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो बड़े छोटे होते हैं। फिर एक साइंटिस्ट हुए अविगाद्रो, उन्होंने ये कहा कि अगर हमें केमिकल कंपाउंड्स को मेजर करना है ना, केमिकल कंपाउंड्स को मेजर करने की उसने एक यूनिट दे दी, जिस यूनिट का नाम ही क्या होता है, मोल। और हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें मोल की, तो कहते हैं कि मोल इज अ यूनिट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। मोल एक यूनिट होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को मेजर करते हैं। एक तरह से ये यूनिट है। फिर बात यह है कि मोल का मतलब क्या होता है। अविगाद्रो ने तब ये कहा कि अगर कोई भी सब्सटेंस नेचर में ये कहा जा रहा है कि एक मोल, इसका मतलब कि उसके एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब ये पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं, तो पार्टिकल्स में ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी हो सकते हैं पार्टिकल्स के नाम पे, ठीक है। ये नंबर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी है, तो कैलकुलेशन को जब भी हमें आसान करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर में हमेशा यूज करेंगे। और कैलकुलेशन पर्पस अगर हम बात करें, तो हम कहेंगे कि जो ये एक मोल की वैल्यू है ना, ये 6.023 ना होके हम लोग 6 × 10⁻23 यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा डाटा में चेंजेस नहीं आएंगे। अब इनकी बेसिस पे जो बेसिक सवाल बन सकते हैं, पहले उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो बेसिक सवाल इस पे बन सकता है, वो ये है कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकदम बेसिक सा सवाल यही बन सकता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कुल कितने चार्जेस होते हैं। तो अगर हम बात करें, तो फिर यार अभी हम पढ़े हैं कि अगर कोई सब्सटेंस नेचर में 1 मोल है, या उस 1 मोल में जो पार्टिकल्स होंगे वो अविगाद्रो नंबर के बराबर होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हमेशा इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ये सबको पता होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज होता है, हम सबको पता है। जब हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो हम क्यू निकालेंगे। क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आती है 96,500 कूलम। एग्जैक्ट ये नहीं आएगी, ये अप्रॉक्स कुछ वैल्यू थोड़ी कम आती है, तो राउंड फिगर करके हम लोग क्या करते हैं, इसे 96,500 कूलम मान लेते हैं। और इसी 96,500 कूलम को हम लोग जनरली 1 फैराडे कहते हैं। ये हम याद रखेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा कितने के बराबर होते हैं, 1 फैराडे के बराबर होंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम बन सकती है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे ये कुछ ये बन जाए, कैलकुलेट चार्ज ऑन फॉलोइंग। अब दो तीन हम पार्टिकल्स दे रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप चार्जेस बताएंगे। जैसे पहला केस कह रहे हैं ये 7.5 मोल ऑफ प्रोटॉन, इस पे कुल कितने चार्जेस होंगे। दूसरा जो सवाल है, वो कह रहे हैं 1.5 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, इस पे कुल चार्जेस हमें बताने। तीसरा जो पार्ट है वो है 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा जो हमें बताना है वो है 5 मोल ऑफ एल्युमिनियम +3 आयन।
और लास्ट पार्ट जो हमें बताने हैं वो है 2 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन। ये 5 बेसिक से सवाल हैं जो आपको सॉल्व करके बताने हैं चार्ज से रिलेटेड। जल्दी करें फिर हम बताते हैं आपको। जिसको करना होगा वो कर चुके होंगे, बाकी लोग जिनसे नहीं हो पाए एक बार वो ये देख लें कैसे करेंगे। देखिए, एक थोड़ा कॉमन सेंस की बात करते हैं यार, उससे सॉल्व करना ये ज़्यादा आसान है। क्या हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता ही की होगी कि जो भी ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इनके बारे में अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तब बेसिक इन्फॉर्मेशन में सोचिए, अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, आई थिंक दिख नहीं रहा है यहाँ जो लिखा है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, तो ये वाली लाइन फंडामेंटल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगी। ये उनके मासेस के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ उनके हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे। ठीक, फंडामेंटल पार्टिकल के चार्जेस की बात करनी है तो ई हटा देते हैं, सिर्फ क्यू लिखते हैं। जो पहला फंडामेंटल पार्टिकल होता है, एकदम बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, क्या उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, यही है ना। इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। अगर हम चार्जेस की बात करें तो जो चार्जेस होते हैं इसके लिए, ठीक, जनरली वो हमें मिलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। सिमिलरली अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम भी है। और यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें, यार न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg और चार्जेस जो होते हैं वो 0 होते हैं। अब इनकी बेसिस पे एक बेसिक सवाल, पहले इन्हें ये सवाल करने से पहले एक बेसिक सवाल ये बन सकता है कि इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स में से हैवी पार्टिकल कौन? हैवी पार्टिकल मतलब जिसका मास ज़्यादा हो। यार मास ऑफ न्यूट्रॉन तो सबसे ज़्यादा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन और तब जाके है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चेक कर ले यहाँ से, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 के से ज़्यादा है ना सबसे। उसके बाद तुम्हारे लिए प्रोटॉन आ जाएंगे और तब क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये मास के ऑर्डर हो जाएंगे। अब एक लॉजिकल चीज़ सोचो, क्या जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज? चार्जेस तो बराबर है। अगर चार्जेस बराबर हैं और पार्टिकल हमने एक ही मोल लिया है तो क्या ये दोनों मल्टीपल तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो गए यार। एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। एक मोल में प्रोटॉन कितने हैं, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जब दोनों नंबर सेम है तो क्या मल्टीपल भी सेम आएगा? इसको हमेशा याद रखो कि चाहे एक मोल इलेक्ट्रॉन हो या फिर एक मोल प्रोटॉन हो, इनके ऊपर जो भी चार्जेस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 1 फैराडे होंगे। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके ये सारे सवाल हमारे सॉल्व हो जाएंगे। एक मोल प्रोटॉन पे चार्ज होगा 1 फैराडे, यही होगा ना। एक मोल प्रोटॉन नहीं है, कितने हैं, 1.5 है। तो क्यू निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, 7.5 है, 7.5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आगे फैराडे लगा दो। क्या इसके चार्जेस सीधे सीधे हो गए 7.5 फैराडे। अगर आंसर कुलॉम में दिया है तो तुम भी कुलॉम में बदल लो। क्या करना, 7.5 को मल्टीप्लाई कर देना 96,500, तुम्हें आंसर कुलॉम में मिल जाएंगे। अब ये चीज़ न्यूट्रॉन पे सोचो यार, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, चाहे इसके एक पार्टिकल ले लें चाहे 100 पार्टिकल ले लें, चार्ज तो हमेशा 0 आएगा ना। तो फिर हम कहेंगे कि जो चार्ज यहाँ बनेगा वो अपने लिए हमेशा 0 फैराडे होगा या 0 कूलाम्ब होगा। हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे होता है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होंगे क्या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 3 फैराडे होंगे, 3 होंगे। आयंस में थोड़ा ध्यान देना, ये वाले पोर्शन को देखो, जो ये आयंस है
ये आयन्स। ये एल्युमिनियम +3 है ना। अब लॉजिकल सोचो, एक एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है, +3। अच्छा, अगर एक मोल बस एल्युमिनियम होता, थोड़ा लॉजिकल सोचना, अगर एक मोल एल्युमिनियम के आयन होते तो इस पे चार्ज हो जाता 3 फैराडे का। +3 चार्ज है ना, एक एल्युमिनियम पे +3 का चार्ज। यार अपने पास एक मोल तो है नहीं, 5 मोल है ना। तो जो टोटल चार्जेस यहाँ से निकल के आएंगे वो हो जाएंगे 15 फैराडे। हम सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए एक फॉर्मूला याद कर लो। अगर कभी आयन्स दे रखे हैं, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज दे रखे हैं, तो उनके जो टोटल चार्जेस होते हैं, टोटल चार्जेस, वो हमेशा निकलते हैं जितने मोल हैं उस मोल को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, और फिर उसके आगे एक यूनिट लगा दो जिसको हम लोग एफ कहेंगे, यानी फैराडे। हमेशा निकल जाएंगे इससे। इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करके देख लेते हैं। कितने मोल फॉस्फेट आयन, 2 मोल है ना। तो टोटल चार्ज निकालने होंगे तो 2 इंटू इसके चार्ज देख लो 3 है, आगे फैराडे लगा दो, तो इसके आंसर हो जाएंगे 6 फैराडे। तो जिसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना हो हम सबके लिए कैलकुलेट कर लेंगे इससे। ठीक है, एक बार नोट कर लें, फिर हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल और करा दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए एकदम। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बेसिक सवाल ये दे दिया जाए कि अपने पास सल्फेट आयन, कह रहे हैं कि जो सल्फेट आयन है वो 7.5 मोल है। अब पूछ रहे हैं कि इसके टोटल चार्जेस कितने होंगे सल्फेट आयन पे। तरीका क्या बताया कि जितने भी मोल हो उसको उनके चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दें, और आगे यूनिट के रूप में क्या लगा देंगे, फैराडे। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अपने लिए निकल के आएगी 15 फैराडे। ये 15 फैराडे हो जाएगा। ये पहला बेसिक सवाल था फंडामेंटल पार्टिकल्स पे, ठीक है, जो कि सिर्फ चार्जेस से रिलेटेड था। एक तरह के और इस पे सवाल बनते हैं सेकेंड टाइप के। सेकेंड टाइप वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे वो मास रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। जनरली अपने लिए क्या होगी, मास रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे एकदम बेसिक सवाल, ये PYQ का ही है, इंजीनियरिंग का। उन्होंने जो बेसिक सवाल पूछा था बहुत पहले का है ये, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक सा सवाल था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कुल मास कितना होगा। यार 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है, तरीका अभी भी वही है। 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, पार्टिकल होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। एक इलेक्ट्रॉन का मास अभी फंडामेंटल पार्टिकल के टेबल में बताए ही थे, ये था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यही था ना। क्या टोटल मास निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करेंगे। टोटल मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये वाला जो टर्म है ये कैलकुलेशन में फंसाएगा ये। तो अब इसी के लिए कहे थे ना कि इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 6 मान लेंगे। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 मानेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 1 = 6 हो गए, 6 × 9 = 54 हो गए। ये हो गया 54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg। थोड़ा और सही से लिखें इसको, तो जो ऑप्शन बने थे एग्जाम में वो ये बने थे। अब एक बार चेक कर लें ये सही है कि गलत। ये माइक्रो होता है, और 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो देख लो यार, 10⁻⁻8। इस डेसिमल को हम खसका के 0.5 से पहले लेके आए तो ये -6 हो जाएगा पावर, और -6 को ही तो पावर 10⁻⁻6 को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। तो ये कितने हो गए, 0.546 माइक्रो के। अब तक की जो बेसिक कंक्लूजन है उसमें 2 चीज़ें जरूर याद रखना। एक पहली चीज़, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा 1 फैराडे के इक्वल होते हैं, और 1 फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, उस 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो हमेशा इक्वल होता है
54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg। जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात किए हैं, हो सकता है वो प्रोटॉन दे दे। प्रोटॉन के समय क्या बदलेगा, बस ये मास ही तो बदलेगा। ये क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻31। न्यूट्रॉन होगा तो 1.675 इंटू 10⁻31 होगा। अच्छा, अगर एक न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है तो एक मोल न्यूट्रॉन का भी मास क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। एक मोल भी अगर ले लिए गए तो न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा मास रखेगा, उसके बाद प्रोटॉन रखेंगे, और प्रोटॉन के बाद कौन रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रखेंगे। एक बार इसे नोट कर लो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो अब तक हमने बात किए थे फंडामेंटल पार्टिकल्स की। अब फंडामेंटल पार्टिकल से जो बड़ी चीज़ होती है केमिस्ट्री में या किसी कॉन्सेप्ट में, वो होते हैं अपने लिए एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो सबसे छोटे हैं ना। इनसे बड़ी जो चीज़ होती है वो कहलाती है अपने लिए एटम। एटम की बात करते हैं। एटम की बेसिक डेफिनेशन सभी को पता होगी, सबने पढ़े होंगे एटम की बेसिक डेफिनेशन। एटम की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो कुछ ऐसे है: ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो लेकिन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। दोबारा सुन ले, एटम ऐसे स्पीसीज होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एटम। तो डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे: स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच exist freely but do not participate in chemical reaction to the smallest particle which does not exist है, for mistake ये है does not exist freely but participate in chemical reaction है ये, इसे करेक्ट कर ले रहे हैं। but participate in chemical reaction is called atom। एटम ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कभी रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो हर किसी ने रिप्रेजेंट किया होगा या फिर देखा होगा पीरियोडिक टेबल में एटम की रिप्रेजेंटेशन क्या। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग ये सिंबल बनाते हैं एटम का, ठीक। नीचे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर हम लोग लिखते हैं मास नंबर। ये इसके रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया, सिंबल। ये है मास नंबर और ये है एटॉमिक नंबर। तो जेड होता है, अभी हमने बताया, इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, हमेशा। और जो ए है इसको हम लोग हमेशा कहते हैं मास नंबर, और ये इक्वल होता है हमेशा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमेशा इनके सम के बराबर होते हैं। एक लाइन में याद रखेंगे, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनके सिंबल बनाते हैं, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं, मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, या न्यूट्रल स्पीसीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी। और यदि मास नंबर की बात करेंगे तो वो हमेशा होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। मतलब होता है न्यूक्लियॉन्स का कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उनके सम के बराबर होते हैं। इनसे रिलेटेड दो तरह की पहले प्रॉब्लम बनती है, तो उनकी पहले बात करते हैं, एक बार नोट कर लें। ठीक, आई थिंक हो गया होगा। अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, पहला जो बेसिक बनता है ना सवाल, वो कुछ ये एक टेबल दे देंगे जो कि हमें कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट
द टेबल, कहेंगे टेबल को कंप्लीट करो। पहले वाले में स्पीसीज लिखे होंगे, हम स्पीसीज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें हम आयंस भी देंगे सवाल में। इस कॉलम में होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ होंगे अपने लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पहला जो एटम है ये क्लोरीन 17 37। दूसरा जो एटम है तो मान लेते हैं कि यूरेनियम U92 232। तीसरा जो पॉसिबल एटम हो सकता है, या आयन ले लेते हैं अब की बार, एल्युमिनियम +3, एटॉमिक नंबर 13 होता है, मास नंबर 27 होते हैं। एक और ले लेते हैं निगेटिव आयन, सल्फर सल्फाइड आयन जिसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर है 16, मास नंबर है 32। वीडियो रोकें और इसको जनरली क्या करें, टेबल को कंप्लीट करें, फिर हम बताते हैं। वीडियो रोक कर एक बार टेबल कंप्लीट कर लें, फिर अगर गलत या सही हुआ तो हम दोबारा बताएंगे। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा। एक बार देख लेते हैं इनकी काउंटिंग में, ठीक है, कैसे आएंगे ये। देखिए, एक चीज़ तो कन्फर्म है यार कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा किसके बराबर होंगे, जो ये एटॉमिक नंबर, अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी किसके बराबर होंगे, हमेशा इसी एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। अगर न्यूट्रल है तब जरूरी कंडीशन यही। तो पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन भी 17 हैं, प्रोटॉन भी 17 हैं। लेकिन अगर हम मास नंबर की बात करेंगे तो मास नंबर से जनरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे, और वो निकालने का तरीका होगा कि 37 में से जनरली हम क्या करें, 17 माइनस कर दें। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ये हो गया पहला। इसी की बेसिस पे बाकी भी हम कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में सोचें तो क्या जो ये 92 लिखा गया है ये तो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, ये एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 92। अच्छा, ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा होते हैं, तो ये भी 92 हो गए। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है कि जो भी मास नंबर है उसमें से जनरली हम क्या करें, एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। ये हमेशा ट्रू होगा। तो जैसे हम इसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी लगभग 140। सॉल्व करके देख लेते हैं, 140 ही आएगी। 0 और 23 में से 9 गए तो 14 बचेंगे, ये हो गया। थोड़ा सा जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत होती है वो होते हैं आयंस। जैसे आयंस में एक केस होता है कैटायन का। यार कैटायन बनते ही तो तब है ना जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोई स्पीसीज अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करे तो फिर हमें क्या मिलेंगे, कैटायन। जैसे एल्युमिनियम हम दिए थे, एल्युमिनियम से ही बात करते हैं। एल्युमिनियम से जब हम एल्युमिनियम +3 बनाए, यार एल्युमिनियम में पहले 13 इलेक्ट्रॉन थे, कैसे पता, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 13 है, ये न्यूट्रल है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो ये न्यूट्रल। लेकिन हमने एल्युमिनियम +3 बनाते समय क्या इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन पे फर्क पड़ा, यार आयंस बनाते समय ना तो प्रोटॉन निकलते हैं और ना ही प्रोटॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता प्रोटॉन के नंबर चेंज करें। तो आयंस में एटॉमिक नंबर कभी नहीं बदलेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल वो हमेशा बदलेंगे। अगर कैटायन है तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसके एटॉमिक नंबर में से उतना माइनस कर देना, वो क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। लेकिन अगर अनायन होगा तो फिर तुम्हें इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे चार्ज के बराबर, क्योंकि अनायन जो होते हैं, अनायन हमेशा बनते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, हमेशा ये बनाए जाते हैं। जैसे सल्फर की बात करते हैं, सल्फर जब न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर 16 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। लेकिन सल्फर ने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसने बनाया सल्फाइड आयन। पहले ना 16 थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए वो तुम्हारे लिए 18 इलेक्ट्रॉन है। ये केसेस यहाँ करने हैं तुम्हें, तो हमेशा ध्यान देना आयंस में अगर कैटायन है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने के लिए एटॉमिक नंबर में से उसके चार्जेस को माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 13, 3 माइनस कर दिए तो बचे कितने, 10। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी ये कितने रहेंगे, 13 ही रहेंगे। मास नंबर निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो किसकी मदद से निकलेंगे, मास नंबर से।
मास नंबर में से हम नंबर ऑफ या प्रोटॉन या ये कह लो कि एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 40, ये 14 हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं क्या ये अनायन है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर से भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। एटॉमिक नंबर है कितना है, सल्फर का 16 लिखा भी है। सल्फाइड बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन पे तो कोई चेंज नहीं आया है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे, 16 ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं मास नंबर से। मास नंबर से बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। वो हमेशा हम किससे निकालेंगे, मास नंबर से। मास नंबर है कितना, 32, 32 में से 16 माइनस कर देते हैं, 16 ही तो बचेंगे। तो एक बेसिक सा टेबल था जो कंप्लीट करना था, आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। 2-3 बातें मोटी मोटी थी जो याद रखनी थी इसमें, कि अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो उसके एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा तो जनरली हम क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, बस इतना ही काम करना होगा। लेकिन अगर वो आयंस के फॉर्म में है, केटायन या अनायन है, तो हमेशा ये ध्यान दो कि क्या बना है। अगर केटायन बना है तो इसका मतलब कि जितने भी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर थे, उसमें से जो चार्जेस हैं वो माइनस हम कर देंगे, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। और यदि न्यूट्रॉन निकालना होगा तो हम जनरली क्या करेंगे कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। अनायन में इलेक्ट्रॉन में उल्टा कर देना, जितने ज़्यादा निगेटिव चार्जेस होंगे या जितने भी निगेटिव चार्जेस होंगे उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एटॉमिक नंबर में ऐड कर देना, तुम्हें एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये नोट कर लें। फिर एक तरह के और सवाल बनते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। आई थिंक हो गया होगा, अगले पेज पे चलते हैं। इसमें जो दूसरी टाइप के सवाल बनते हैं वो कुछ परसेंटेज टाइप वाले बन जाते हैं ऐसे। वो कहेंगे एन एटम, एक कोई एटम है, एन एटम हैव 20% more neutron than proton if mass number is 110, then calculate number of neutron in that atom। उस एटम में हमें क्या करने हैं बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने। ठीक है, एक बार खुद से कोशिश करें फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, कोशिश आपने की होगी, अगर हो गया होगा तो ठीक है, तो फिर देख लें। यार ये बेसिक मैथमेटिक्स का सवाल है जो हम 9-10 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई एक एटम है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से 20% ज़्यादा है। एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, एक्स, कुछ तो मानेंगे तो एक्स मान लेते हैं। उस सिचुएशन में क्या हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स होंगे, यही ना होंगे, एक्स माइनस से 20% ऑफ एक्स हो जाएंगे। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और यार मोर है ना तो ये प्लस होगा, सॉरी मोर था तो प्लस होगा, लेस होते तब माइनस करते। तो ये हो गया एक्स प्लस 20/100 इंटू एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.2x। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो गए वो 1.2x हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, x। तो जो मास नंबर होगा वो हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सवाल में क्लियरली देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता है 1.2x है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता है x है, और मास नंबर तो दिया ही था, कितना था, 110। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या ये 2.2x हो जाएंगे और ये 110 के बराबर। x अगर हम यहाँ से निकालें, क्या ये 110/2.2 है, थोड़ा सही से लिखें तो ये 1100/22 है। जब 22 बचे 110 होता है, जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। ध्यान से चेक करो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आया है, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं चाहिए थे, हमें क्या चाहिए थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम करेंगे 1.2, यही है ना,
एक्स कितना है 50, मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई 60। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 60। चेक करना है क्रॉस वेरीफाई, तो दोनों को ऐड करके देखो 110 आ रहा। ऐसे सवालों में करना क्या होता है दोबारा सुनो। अगर कह रहे हैं मूर का कॉन्सेप्ट है, तो जिसके कंपेयर में मूर है पहले उसको तो एक्स मानो, फिर जितना ज़्यादा है उतना प्लस कर लेना। 20% ज़्यादा था तो हमने प्लस कर लिया। लेकिन अगर इसी सवाल में होता है कि लेस है, कम है, तो तुम क्या करते, यहाँ माइनस कर लेते। मास नंबर हमेशा इक्वल किसके होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पे जो भी आए, जो दिया है उसके बराबर कर लो, एक्स निकाल लो, तुम्हें आंसर हमेशा मिल जाएंगे। यही दो वेरिएशन के सवाल होते हैं जो काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी एटम से हो सकते हैं। एक तो बेसिक वो टेबल बना के दे सकते हैं, और दूसरा जो वो काम कर सकते हैं ये परसेंटेज के फॉर्म में दे सकते हैं। एक बार इसे नोट कर लें, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या, सॉरी एटॉमिक मास क्या होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या होते हैं, क्योंकि एटम का भी तो मास होता है, वो हमें पढ़ना होगा। एक बार लिख लें जल्दी से। ठीक है, हो गया होगा आई थिंक। अगले पेज पे चलते हैं। एक बार जो चीज़ पढ़नी है वो है अपने लिए एटॉमिक एंड ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक एंड ग्राम एटॉमिक मास ये पढ़ना है। ठीक। एक लाइन की इसकी डेफिनेशन होगी, ध्यान से सुन ले, एक बार सुने याद हो जाएगी। एटॉमिक मास का सीधा सा मतलब होता है मास ऑफ वन एटम, और ये हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। यूनिट हमेशा लगाएंगे एएमयू। एटम के मास हमेशा एएमयू में मेजर होते हैं, नाम ही होता है एटॉमिक मास यूनिट हमेशा। तो ये ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। एक मोल एटम का जो मास होता है उसे हम जनरली क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास के। एटम के केस में होता तो ये भी इक्वल है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, लेकिन बस एक डिफरेंस होगा, इसकी यूनिट एएमयू ना होके ग्राम हो। तो जहां भी ग्राम एटॉमिक मास की बात आए, इसका मतलब कि हम ये लोग एक मोल एटम के मास की बात कर रहे हैं, वो हमेशा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ही इक्वल होगा, लेकिन उसकी यूनिट हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्राम यूज करेंगे। एटॉमिक मास अगर है तो एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम, वो भी हमेशा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होगा, लेकिन उसकी यूनिट हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, एएमयू। जैसे एग्जाम्पल से समझते, ज़्यादा सही है अपने लिए। अगर तुमसे ये कहा जाए मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है, आप याद करेंगे या पीरियोडिक टेबल से चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो 23 होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम, मास हो जाएगा 23 एएमयू। लेकिन सिर्फ एक लैंग्वेज बदल दे इसमें, लैंग्वेज क्या हो जाए, मास ऑफ वन ग्राम एटम। देखो यार, कहीं अगर ग्राम एटम लिखा हो ना तो इसको मास मत मान लेना। ग्राम के बगल में तुरंत एटम आ जाए, ग्राम के बगल में तुरंत मॉलिक्यूल आ जाए, ग्राम के बगल में तुरंत आयन्स आ जाए, इसका मतलब मूल होता है, मास नहीं होता। क्या होगा, ग्राम के बगल में तुरंत एटम या मॉलिक्यूल या आयन्स आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक। तो ये मास ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम है। सोडियम के एक मोल का जो मास होगा एटम का, होगा तो 23 ही, लेकिन वो एमयू में ना लिख के किस में लिखे जाएंगे, वो ग्राम में लिखे जाएंगे। बस एक यही डिफरेंस। जैसे एफ होता है, एफ मतलब आयरन। आयरन की अगर एक एटम का मास पूछते तो हमेशा हम लोग क्या लिखते, 56 एमयू। एक मोल एटम का मास पूछते, अगर अपने पास एक एटम ना हो के एक मोल एटम है, तो फिर हम इसको लोग लिखते 56 ग्राम। ये इसके मतलब। जैसे नाइट्रोजन होता, तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास हो जाता 14 एमयू, और एक मोल एटम का मास हो जाता 14
ठीक है, इसे नोट कर ले। फिर हम रिलेशन बता देते हैं। देखिए एएमयू और ग्राम सेम नहीं, सेम हो भी तो कैसे सकते हैं, ये सोचो। ये एक एटम का मास है, ये एक मोल एटम का मास है, और एक मोल में कितने एटम होते हैं अविगाद्रो नंबर के बराबर। वो कितना था 6.023 इंटू 10⁻23 था। इसका मतलब ये दोनों सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है तो फिर इनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, ये हम देखेंगे अभी। नोट कर ले जल्दी से। आई थिंक हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ पढ़नी है वो है रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम। एएमयू और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन। एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान होगा। जैसे हाइड्रोजन से पढ़ते हैं। क्या हम ये जानते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं, इसको 1 AMU कहते हैं। और यदि अपने पास मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन हो, इसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, 1 ग्राम होगा। 1 मोल एटम का मास है ना, 1 मोल एटम का मास हमेशा किस में होता है, ग्राम में। और हाइड्रोजन के केस में वो 1 ग्राम होगा। क्या 1 मोल अगर एटम है, या तो यार इस 1 मोल एटम में जो एटम के नंबर होंगे वो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। एटम तो इतने ही होंगे ना। तो क्या हम इसको अगर ओपन करके थोड़ा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्या इसी की वैल्यू 1 ग्राम है। अरे ये भी तो 1 मोल हो गया। तुमने एक एटम का मास निकाला, उसमें अविगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 मोल का मास हो गया। और 1 मोल का मास हमेशा किस में जाएगा, ग्राम में जाएगा, तो 1 ग्राम हो गया। ऊपर हम निकाले हैं इसी की वैल्यू, और इसकी वैल्यू आई कितनी है, 1 AMU। देखो ये लाइन 1 AMU है ना। तो क्या यहाँ से 1 AMU की वैल्यू निकालोगे तो 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम आएंगे। मतलब 1 AMU में 1/NA ग्राम होते हैं। इसको सही से सॉल्व करें तो 1 AMU की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसे हम हर हाल में याद रखेंगे। अगर 1 AMU है तो उस 1 AMU की वैल्यू जो ग्राम में होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होती है। इस पे सवाल कैसे बन सकते हैं, थोड़ा कनेक्ट करके सोचे तो। अगर हम कनेक्ट करके सोचें तो अगले पेज पे देखते हैं कैसे बनेंगे। वो ये सवाल दे सकते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। कार्बन के एक एटम का मास किस में बताना है, हमें ग्राम में बताना है। तो लॉजिकल सोचो, एक एटम का मास तो 12 AMU होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि AMU में नहीं बताना है, किस में बताना है, ग्राम में। तो हम AMU को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या कन्वर्जन करने के लिए हमें इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 10⁻24। इसे तो करेंगे क्योंकि एक AMU में इतने ग्राम पड़े हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 का टेबल पता ही है, 12×7 = 84 होंगे, 8 हो गए। 12×6 = 72 और 8 80, 0, 12 × 1 = 12, और तुम्हारे लिए कितने आए थे, 8, 20 हो गए। दो प्लेस पे डेसिमल है तो डेसिमल लगा लो, इंटू 10⁻24। ये तुम्हारा मास हो गया ग्राम में। राउंड फिगर लिखोगे 2 इंटू 10⁻24 ग्राम। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे जो भी एटम वो निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन होता, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते, 1.67 इंटू 10⁻24। आयरन होता तो 56 AMU होता, उसको मल्टीप्लाई कर लो 1.67 इंटू 10⁻24 से, तो तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। एटम के बारे में क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल बनाते हैं एक्स, उसके नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं हम लोग मास नंबर लिखते हैं। फिर उनसे जो बेसिक सवाल बन सकते तो वो हम लोग किए। फिर एटम के भी तो अपने मास होंगे,
तो दो तरह के मास पढ़े थे, एक एटॉमिक मास पढ़े और दूसरा ग्राम एटॉमिक मास पढ़े। एटॉमिक मास का मतलब था मास ऑफ वन एटम, और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब था मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। एटम का मास होगा हमेशा एएमयू में मेजर होगा, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास होगा तो हमेशा किस में मेजर होगा, ग्राम में मेजर होगा। नोट कर ले। फिर एक तरह के और मास होते हैं एटम के, उसके बारे में बात करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अक्सर आपने अगर पीरियोडिक टेबल चेक की होगी तो उस पीरियोडिक टेबल में जो एटम का मास होता है अक्सर पॉइंट में मिला होगा। जैसे हाइड्रोजन 1.008 एएमयू, क्लोरीन 35.5 एएमयू। क्या किसी एटम का मास एएमयू में तो होगा, ठीक है, लेकिन क्या पॉइंट हो सकता है? यार पॉइंट का मतलब कि या तो न्यूट्रॉन आधा है या तो प्रोटॉन आधा है, लेकिन ऐसा तो कोई केस हम पढ़ते ही नहीं है। या तो किसी एटम में प्रोटॉन होगा ही होगा पूरा का पूरा, या फिर नहीं होगा। तो फिर ये पीरियोडिक टेबल में मास पॉइंट में दिया क्यों? यार इसके पीछे एक रीजन है। और जो मास पीरियोडिक टेबल में दिया गया वास्तविकता में उसका नाम होता है एवरेज एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं, या मास नंबर नहीं है, वो कहलाता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज का मतलब समझिए आ गया कि औसत हो गया ये, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। पहली बात, डिफाइन किसके लिए होता है? तो जनरली ये डिफाइन होते हैं फॉर आइसोटोप। ये उस एटम के लिए डिफाइन होंगे जिनके पास आइसोटोप होंगे। आइसोटोप पता ही होगा, हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। ऐसे स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये आइसोटोप हैं। तो हमेशा ये डिफाइन किसके लिए होंगे, आइसोटोप के लिए होंगे। अब ये निकलेगा कैसे? मान लेते हैं कोई एक एटम ए है जिसके दो आइसोटोप हैं। एक है ए एम और दूसरा है ए एन। मास नंबर इनके अलग अलग है। पहले का जो परसेंटेज है वो एक्स परसेंटेज, और दूसरे का जो परसेंटेज है वो वाई। इनकी बेसिस पे कह रहे हैं कि आप हमें एवरेज एटॉमिक मास बताओ क्या होगा। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होगा निकालने का तरीका जो होता है कि पहले एटम के मास इनटू उसके परसेंटेज। पहले एटम का मास m है, परसेंटेज x है, प्लस दूसरे एटम के मास इनटू उसके परसेंटेज ny, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। याद रखेंगे टोटल आइसोटोप का जो परसेंटेज होता है वो हमेशा वैल्यू 100 होती है। या नेचर में एबेंडेंसी तो है, दोनों मिला के 100% पाए जाएंगे, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमेशा 100 होगी। मान लो अगर तीन आइसोटोप होते तो मान लो उसका कुछ मास पी होता, परसेंटेज जेड होता। इसमें हम बढ़ा लेते एम एक्स प्लस एन वाई प्लस पी जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर लेते। तीन होते तब, तीन के अक्सर कम बनते हैं, दो ही के बनते हैं। अब ये चेक करना है कि जो ये पढ़े हैं वो सही है कि नहीं। तो यार इसको उस पर अप्लाई करो जिसके बारे में तुम्हें कंप्लीटली पता हो। तो क्लोरीन इकलौता ऐसा एटम है जिसके बारे में हम जानते हैं सब कुछ। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होते हैं। 35 जो है वो नेचर में 75% पाया जाता है, और जो 37 है वो नेचर में 25% पाए जाते हैं। हमें पता है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आता है, 35.5 आता है। एक बार फॉर्मूले पे रख के देख लो। अगर 35.5 आ गया इसका मतलब सही है, अगर 35.5 नहीं आया इसका मतलब फॉर्मूला गलत। एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला यही है क्लोरीन के एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। तो क्या हम पहले आइसोटोप के मास इनटू उसके परसेंटेज करेंगे? पहला आइसोटोप का मास 35 है, परसेंटेज उसके 75 है, ये हो गया। प्लस दूसरे का मास 37 है, उसके परसेंटेज कितने हैं, 25। या टोटल परसेंटेज से डिवाइड करते हैं तो 100 से डिवाइड कर दो। कैलकुलेशन आसान करनी है तो क्या करो कि ऊपर नीचे से तुम 25 कॉमन ले लो। इससे कैलकुलेशन हमेशा तुम्हारी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो जैसे हम 25 कॉमन लेंगे तो ये तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा, और 25 से कम 25, और 25 चौको क्या हो जाएंगे 100। कॉमन लिए और नीचे हमने क्या कर दिया, कैंसिल। 35 का टेबल 3 बार हो सकता है, नहीं हो सकता तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 पचे 15, 3 तिली के 9 और 1 10, तो 37 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 4। ये वैल्यू हो गई 142/4। क्या हम 4 से डिवाइड कर दें तभी तो मिलेगा ना आंसर? 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएंगे।
2 बचा 22 हो गए, 4 पचे 20, फिर 2 बचा फिर 20 हो गए, 4 पचे 20। क्या इसका आंसर आ गया 35.5 AMU? सही भी तो है, यही तो होता है। तो किसी भी एटम जिनके आइसोटोप होते हैं उनके एवरेज एटॉमिक मास हम लोग इस फॉर्मूले से हमेशा क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन नीट सवाल सीधा नहीं पूछते, एक है सवाल जो आया है सीधा, या जेई सवाल सीधा नहीं पूछी है, उल्टा पूछते हैं। क्या करते हैं, एटम देते हैं, कहते हैं कि इस एटम का एवरेज एटॉमिक मास ये है, तो बताओ कि इनके आइसोटोप का परसेंटेज क्या होगा नेचर में। एक कर लेते हैं, पहले से लिख लो। हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल कैसे बनेंगे, हम पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहे, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई एक एटम बी है जिसके दो आइसोटोप हैं, एक B10 है और दूसरा जो है वो B12। कह रहे हैं कि इसका एवरेज एटॉमिक मास 10.8 है। तुमसे पूछ रहे हैं कि जो ये B10 आइसोटोप है इसका परसेंटेज नेचर में कितना पाया जाता है, ये तुम्हें बताना है, नेचर में इसका परसेंटेज कितना है। आई थिंक ये परसेंटेज नहीं दिख रहा, कुछ और दिख रहा, बता देते हैं। इसके हमें क्या बताने, परसेंटेज कितने हैं ये बताने, ठीक है। तो यार परसेंटेज निकालना है, तो इसके दो तरीके देखो हो सकते हैं बच्चे। कैसे इसके दो तरीके हो सकते हैं, अगर हम सॉल्व करने चलें तो दो तरीके कुछ हम ऐसे सोच सकते हैं। पहला जो मेथड, हम दो तरीके बता रहे हैं, जिसको जो सही लगे उस मेथड से वो सोचेगा। पहला मेथड, ठीक, बी के दो आइसोटोप है ना, ठीक है, दो आइसोटोप मान लो, ये B10 है और दूसरा क्या है, B12 है। मान लो कि नेचर में B10 जो है वो X% है, तो कुछ तो होगा, X मान लेते हैं। B12 जो है इसे हम कह रहे हैं 100 - X, Y मानोगे तो फंस जाओगे, दोनों का मिला के हमें पता है कि X होता है, तो इसे 100 - X मान। फिर एवरेज एटॉमिक मास का जो भी एक्चुअल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या जो फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास का होता है कि पहले आइसोटोप के मास इनटू उसके परसेंटेज, पहले आइसोटोप 10 हैं उसके परसेंटेज X हैं, प्लस दूसरे आइसोटोप के मास इनटू उसके परसेंटेज, तो 12 है और ब्रैकेट में है 100 - X, डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज यानी 100। क्या इसी की वैल्यू 10.8 है? सॉल्व ना हो जाएंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 10X प्लस 1200 माइनस 12X, इसको उधर भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई करके 1080 हो जाएगा। जब इधर भेजे हो तो इस लाइन को हटा देते हैं, ठीक। सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ गई -2X, इसको इधर भेजेंगे नेगेटिव हो जाएगा तो -120। क्या x की वैल्यू आ गई 60%। अगर x 60% है इसका मतलब ये वाला तो 40% रहा होगा। एक ये मेथड है जिससे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी, इसको छोटा करते हैं। छोटा कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड से। और एंट्रेंस में हमेशा हम लोग अप्लाई सेकंड मेथड ही करते हैं। एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक, नंबर लाइन हो गई। दो आइसोटोप है ना, छोटे वाले आइसोटोप को यहाँ लिखो B10, तब इसका मास 10 है। बड़े वाले को यहाँ लिखो B12, इसका मास कितना है 12। एवरेज इसी के तो बीच में आएगा कहीं 10.8, तो एवरेज है वो 10.8 है, इसी के बीच में है। जिसका परसेंटेज निकालना है जनरली क्या करो, उस नंबर को छिपा लो, इस वाले नंबर को छिपा लेते हैं। दो नंबर दिख रहे हैं ना, दो नंबर जो दिख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस तो हो सकता है ना। तो जब हम डिफरेंस लेंगे, इसका इसके साथ हमें डिफरेंस लेना है, तो ये 12 है ये 10.8 है, डिफरेंस हो गया 1.2, यही होगा। क्या हम ओरिजिनल नंबर का भी डिफरेंस लेंगे तभी तो निकलेगा यार परसेंटेज। तरीका यही होता है कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको छिपा लो, दो नंबर दिख रहे हैं उन दोनों नंबर का डिफरेंस लो, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस लो, और ओरिजिनल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 होगा। जो भी ये ओरिजिनल नंबर है उसका डिफरेंस हमेशा कितना है, 2 है। अगर ये ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस 2 है और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये वैल्यू 120 हो गई, 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 60, आ गया ना। क्या तुम्हें अगर ऐसे लग रहा नहीं ठीक है तो एक बार B12 चेक कर लो, 40 आ गया मतलब ये मेथड सही है।
जो लोगों को पहली बार नहीं समझ में आया ध्यान से सुने, इसको जरूर याद रखना है, दूसरी बार हम बता रहे हैं। B12 का परसेंटेज निकालना है, B12 को छिपा लो। क्या तुम्हें दो नंबर दिख रहे हैं, ये ना, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या डिफरेंस आएगा 0.8, ये आएगा ना। फिर क्या करो तुम, एक्चुअल नंबर का डिफरेंस ले लो। 10 और 12 एक्चुअल नंबर है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। परसेंटेज निकालना है तो जनरली क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू, चाहिए मल्टीप्लाई करके 80 हो गए, 80 हुए ना। 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, ये वैल्यू अपने लिए कितनी हो जाएगी, 40%। सेकेंड मेथड सबसे आसान मेथड होती, उसी को हम लोग जनरली यूज करेंगे, एक बार नोट कर लो सभी लोग। ठीक, आई थिंक हो गया होगा, याद रखना ऐसे सवाल मिलेंगे, वो करने के तरीके दो होंगे। पहला थोड़ा सा लेंदी मेथड है, इससे हम नहीं करेंगे कभी। दूसरा शॉर्ट मेथड है और आसान भी है कैलकुलेशन वाइज, हमेशा उसी से करेंगे। हम दोबारा बता रहे हैं, जिसका परसेंटेज निकालना होता है अक्सर उस नंबर को छिपा लो, दो नंबर दिखेंगे, उन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लो, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस इंटू 100 करते हैं हमेशा। जल्दी से लिख लें, हो गया होगा आई थिंक सबका। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि एटम का एक और मास होता है, उसको पढ़ लेते हैं, तो एटम वाला टॉपिक पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, आज के लेक्चर में। एक किताब भी अगर आप पढ़ेंगे तो किताबों में एक मास लिखा होता है, जो कि बहुत पहले ये मास कैलकुलेट हुआ करता था, अब बहुत कम पढ़ते हैं हम लोग, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको शॉर्ट फॉर्म में RAM लिखेंगे। पहले एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग यही मास यूज करते थे, रिलेटिव एटॉमिक मास, राम करके करते थे, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, अगर किसी भी एटम के तुम्हें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने, ओल्ड स्केल की हम पहले बात कर रहे हैं, ओल्ड स्केल में होता था मास ऑफ वन एटम, मतलब जिस एटम की रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने उस एटम के मास ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाई 1/16 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16। यार ध्यान से अगर चेक करो, रिलेटिव एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म में इसे राम कहते हैं। ये बहुत पुरानी स्केल है जिसपे हम लोग क्या करते थे, किसी भी एटम के मास वगैरह हम लोग मेजर करते हैं। अगर ओल्ड स्केल की बात करेंगे, ओल्ड स्केल में जो रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर की जाती थी वो हमेशा इक्वल होती थी मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई 1/16 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16 आइसोटोप। ये जो जितनी चीज़ें कह रहे हैं बस उतनी चीज़ें याद रखो, इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रखनी। एक चीज़ सोचो, जब ये ऑक्सीजन 16 आइसोटोप खुद ही है और ये क्या है 1/16 है, तो 16 से 16 कैंसिल ही हो जाएंगे, बचेगा कितना, 1 AMU। और एटम का मास किस में होता है, हमेशा AMU में होता है, तो AMU से AMU कैंसिल हो जाएंगे। तो जो ये है ना, लगभग एक तरह से इसकी वैल्यू मास नंबर के ही बराबर आती है, क्योंकि मास नंबर की कोई यूनिट तो होती नहीं है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। लेकिन जो न्यू स्केल है उसमें रेफरेंस एटम ही बदल दिया गया, और रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का जो तरीका बना, फिर ये बना कि मास ऑफ वन एटम निकाल लेते हैं, एक एटम का मास, और इसको हम लोग जनरली डिवाइड कर देते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अच्छा, इससे भी अगर ध्यान से देखो तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 AMU होगा, एटम का मास आएगा लेकिन इसकी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि AMU से AMU कैंसिल हो जाएंगे। और इस पर सवाल क्या बनता है, वो कहते हैं कि एटॉमिक मास मेजर करने की जो स्केल थी उसमें रेफरेंस एटम पुरानी स्केल में क्या था। पुराने स्केल में रेफरेंस एटम क्या था, ऑक्सीजन 16। नई स्केल में रेफरेंस एटम क्या होगा तुम्हारे लिए, कार्बन 12 हो जाएंगे। तो ये एटम के बारे में पूरी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर एक बार 2 मिनट में हम रिकॉल करा दें तो क्या क्या पढ़े, एटम की बेसिक डेफिनेशन पढ़े, एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उनके रिप्रेजेंटेशन पढ़े,
एटम के 4 तरह के मास पढ़े। कौन से पढ़े? एक तो हम पढ़े एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़े। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली जो वीडियो आएगी या अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, वीडियो देख लें। अगर कोई दिक्कत होगी तो क्लास के बाद हम मिलते ही हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आके हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़ लें, ज़रूर पढ़ें और ज़रूर आके मिल लें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अगली क्लास में मॉलिक्यूल पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसकी अगली क्लास में हम लोग जनरली कैलकुलेशन ऑफ मोल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।